फ्रेंड्स, हम यहाँ पर साइंस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे, जिसमें आपके जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के ही क्वेश्चन रहेंगे। और ये पटवारी, एमपीपीएससी और अदर्स जिन भी एग्जाम में आपका साइंस आता है उन सभी में काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है, क्या है? सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर जो है ये आपका इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है। फिर आता है कि प्रयोगशाला में खरपतवार क्या है? तो ये है आपका, क्या है ये? एस्परजिलियस जो होता है ये खरपतवार होती है प्रयोगशाला में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मछली है? तो आपकी वास्तविक मछली है कैटफिश, जबकि आपकी कटल फिश, सिल्वर फिश ये वास्तविक मछली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पादप रहित उभयचर होता है? पादप रहित उभयचर कौन सा जीव होता है? इक्थियोफिस। इक्थियोफिस जो है ये आपका पादप रहित उभयचर जीव होता है, इक्थियोफिश। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो अजगर जो होता है ये जहरीला नहीं होता है, जबकि करैत, नाग और कुर्सा ये जहरीले सांप हैं। पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, क्या है? आपका यूरिक अम्ल है। पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ आपका क्या होता है? वो होता है आपका यूरिक अम्ल। पक्षियों और सरीसृप निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी जंतु है। इस अंडा देने वाला स्तनधारी जंतु आपका है प्लेटिपस। प्लेटिपस आपका जो है अंडा देता है, जबकि ये स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के अग्रपाद में अस्थियों की कुल संख्या है। अग्रपाद में अस्थियां कितनी होती हैं फ्रेंड्स मनुष्य के? ये होती हैं आपकी 60। ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और उंगली आस्ती को पैलेंजिस कहा जाता है। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई आपकी? 60 हो गई। ठीक है। ह्यूमरस होती है आपकी जांग की हड्डी, रेडियस और अल्ना जो है आपकी पिडली की हड्डी होती है, और कार्पल, मेटाकार्पल और ये जो आपकी पैलेंजिस जो होती हैं, तो आपकी जो ये इसको क्या बोलते हो, एड़ी है ना, वो आपकी होती है कार्पल, और एड़ी से आगे वाला भाग होता है मेटाकार्पल, और उसके आगे जो आपकी उंगलियां हैं वो है आपकी पैलेंजिस, उसे हिंदी में आंगुली अस्थियां कहा जाता है। एक पटेला होता है आपकी घुटने की हड्डी। आगे बढ़ते हैं, सार्कोमियर किन दो पट्टियों के बीच की दूरी है? तो वो है आपकी किन दो पट्टियों की? जेड बैंड्स के बीच की दूरी होती है सार्कोमियर। सार्कोमियर जो है आपकी जेड बैंड्स के बीच की दूरी को कहा जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग के द्वारा बनता है? शरीर में यूरिया जो है किस अंग के द्वारा बनता है फ्रेंड्स? किडनी के द्वारा जो है आपका यूरिया बनता है। नहीं, लीवर के द्वारा आपका यूरिया बनता है, जबकि जो किडनी होती है ये आपके यूरिन का फिल्टर करती है। ठीक है, और यूरिया जो बनाता है वो हमारा लीवर बनाता है। यूरिया का निर्माण यकृत की अग्निथीन चक्र या यूरिया चक्र द्वारा होता है, और इस चक्र में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के आपस में अभिक्रिया से यूरिया बनता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में फ्रेंड्स कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय में 2 ऊपरी एट्रियम और 2 निचली वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? कक्ष होते हैं हृदय में। ऊपर वाले होते हैं एट्रियम और नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है औसत मानव हृदय 1 मिनट में कितना? 72 बार 72 टाइम्स धड़कता है, और 2 चैम्बर वाले हृदय में एक वेंट्रिकल और एक एट्रियम होता है। और ये ऐसा 2 चैम्बर का हृदय किसका होता है? मछलियों का होता है। और 3 चैम्बर वाले हृदय में एक वेंट्रिकल और 2 एट्रियम होते हैं। और ये जो हृदय होता है 3 चैम्बर वाला, ये सरीसृप और उभयचरों में पाया जाता है। अपरा की भूमिका है, अपरा की भूमिका क्या है? विकासशील भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करना। ठीक है, ये है आपकी अपरा की भूमिका, कि जो विकासशील भ्रूण होता है उसको क्या करता है? ये पोषण प्रदान करता है आपका अपरा। जरायु अंकर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेमार्कवाद निम्नलिखित में से किस मूल धारणाओं पर आधारित है? तो लेमार्कवाद फ्रेंड्स आपका किस पर आधारित है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति, वातावरण के सीधा प्रभाव और अंगों का अधिक या कम उपयोग का प्रभाव, तो ये सभी पर आधारित है। इसमें यह होता है कि जैसे जैसे वातावरण चेंज हो रहा है आप अपनी आदतें बदलते हो, उसके हिसाब से आपके जो अंग होते हैं उनका उपयोग बदलता है, और अगर आप उस सबके साथ में कोऑर्डिनेट कर लेते हो
तो आप जीवित रहोगे, आपका वंश आगे बढ़ेगा, अन्यथा की मृत्यु हो जाएगी। तो यही होता है आपका वंशागति का सिद्धांत लेमार्कवाद के अनुसार। लेमार्कवाद निम्नलिखित मूल धारणाओं पर आधारित है: बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों के अधिक या कम उपयोग, जैसे कि सांप है तो वो रेंगता है तो उसके पैरों का कोई यूज नहीं था, तो इस वजह से क्या हुआ कि उसके पैर गायब हो गए, और वो सिर्फ रेंगता है तो उसकी शरीर पे बस रेखाएं होती हैं। ठीक है। और उपार्जित लक्षणों की वंशागति, कि आपने जो आपको काम कर रहे हो, जैसे कि जिराफ होता है तो उसे पेड़ों से पत्तियां खानी पड़ती हैं, उस ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाने की जरूरत होती है, तो इसकी वजह से उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई। यही आपका कहा है लेमार्क ने। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन आपका हार्मोन है, फैट है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, तो आप सभी को पता होगा। इंसुलिन एक हार्मोन होता है और इसकी कमी से ही बॉडी से विटामिन हमें डायबिटीज़ हो जाती है पेशेंट को। और ये आपका कहाँ से निकलता है? ये आपके अग्नाशय की लेगरहेंस की बीटा बीटा सेल से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो पाचन एंजाइम कौन सा है? आपका लाइपेज जो है ये आपका पाचन एंजाइम है, जबकि रेनिन जो होता है ये दूध के प्रोटीन को केसिन में बदलता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। डीएनए में उपस्थित ओकाजाकी खंड को जोड़ने में लाइपेज एंजाइम सहायक होता है। और पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम बच्चों के आमाशय में उपस्थित केसीन प्रोटीन को पाचन करता है, क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका विटामिन ए से रतौंधी होता है, बिल्कुल सही है। फिर विटामिन B3 से पैलिग्रा होता है, और विटामिन डी से आपका है ना कि वर्णांधिता होता है। और फॉलिक एसिड की कमी से आपको रक्ताल्पता हो जाती है, यानी कि आपको एनीमिया या खून की कमी हो जाती है। इसीलिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें फॉलिक एसिड दिया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंग सहलग्न वंशागति रोग है। यह विटामिन डी की कमी से नहीं होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं और इसकी कमी से पैलिग्रा अर्थात चर्म ग्रह रोग होता है। ठीक है, फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? एनीमिया या रक्ताल्पता हो जाती है। काला आजार नामक रोग को रोगवाहक है। काला आजार नामक रोग का रोगवाहक क्या है? तो ये आपका है सीसी मक्खी रेत मक्खी। सीसी मक्खी जो होती है ये आपका काला आजार का वाहक होती है। काला आजार नामक रोग की वाहक रेत मक्खी होती है। काला आजार नामक रोग को रोग कारक लिस्मेनिया डोनोवानी है। ठीक है, लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण आपको ये रोग होता है। और इस रोग में ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, शरीर पर काले धब्बे बनने लगते हैं। डिक्टियोसोम क्या होते हैं? बताइए जल्दी से। डिक्टियोसोम जो है पादप व निम्न कशेरुकियों के गोल्जी उपकरण होते हैं। डिक्टियोसोम क्या होते हैं? पादप और निम्न कशेरुकियों के गोल्जी उपकरण डिक्टियोसोम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण नहीं बनता है? ये आपके हिपैरिन जो हमारे शरीर के अंदर रहता है, इसके कारण हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। लेकिन जैसे ही ये बाहर वातावरण में हमारा खून आता है, मतलब इसे जैसे मान लो आपको कहीं कट गया तो बाहर की हवा पानी इसको लगा, तो हिपैरिन जो होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर विटामिन के काम करना शुरू कर देता है और रक्त का थक्का जमने लगता है, जिससे आपका रक्त नहीं बहता है और आपकी मृत्यु होने से बच जाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता, कार्य की डेफिनेशन कभी पूछे तो बोलना ऊर्जा की डेफिनेशन पूछे तो कार्य करने की क्षमता। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। फिर आता है कि किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है? तो वो आपकी दूरी कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की जो वास्तविक लंबाई है वो आपकी होती है दूरी। बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे के पीछे की ओर जाना गति के किस नियम की पुष्टि करता है? तो ये आपके क्रिया प्रतिक्रिया की पुष्टि करता है, जो आपका न्यूटन का तीसरा नियम है उसकी पुष्टि करता है। रॉकेट से निकलने वाली गैसें पृथ्वी पर बल लगाती हैं तथा पृथ्वी रॉकेट पर बल लगाती है। ये छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। पलायन वेग का मान कितना है? तो पृथ्वी से का पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर इतनी गति कोई भी वस्तु ग्रहण कर लेगी तो वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाएगी, पृथ्वी की ग्रेविटी को क्रॉस कर सकती है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन में मान कितना होगा? बताइए, केल्विन में कितना होगा? 35 डिग्री सेंटीग्रेड का मान आपका होगा 308.15 डिग्री केल्विन। ठीक है,
308.15 केल्विन होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड का मान। इसका फॉर्मूला होता है, केल्विन जो भी वैल्यू होती है तो आप सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड से 273.5 उसमें ऐड कर दो तो आपकी केल्विन की वैल्यू आ जाती है, कितना भी डिग्री क्यों ना हो। ध्वनि की किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ये आपके तार तत्व के कारण होती है कोई ध्वनि पतली या मोटी। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है। असत्य कथन को छांटना है, यांत्रिक तरंगें केवल माध्यम से ही उत्पन्न की जा सकती हैं। यांत्रिक तरंगें निर्वात में भी उत्पन्न की जा सकती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। हमें उसमें शायद असत्य देखना था ना। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है माध्यम के निर्वात में भी उत्पन्न की जा सकती हैं। तो इसका केवल 2 असत्य है, बाकी सब सत्य है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो माध्यम के निर्वात में भी उत्पन्न की जा सकती हैं। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं ये जो है माध्यम में भी उत्पन्न की जा सकती हैं। और यांत्रिक तरंगें जो हैं ये केवल माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, ना कि निर्वात में। क्योंकि आप ये खुद ही सोच लो कि पहला क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को कट कर रहा है, तो दोनों में से एक ही सही होना था। तो निर्वात में नहीं हो सकती हैं मैकेनिकल वेव्स, आपकी माध्यम में ही, उन्हें माध्यम की ज़रूरत होती है आपकी यांत्रिक या मैकेनिकल वेव्स को। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि एक अदिश राशि नहीं है? आपका जो चुंबकीय तीव्रता है ये कोई अदिश राशि नहीं है, जबकि आपका द्रव्यमान, आयतन और समय, इन्हें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कि चुंबकीय तीव्रता है, उसे दिशा की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों का जल में वेग कितना होता है? ये होता है 1480 मीटर पर सेकेंड ध्वनि तरंगों का जल में वेग। सबसे बड़ी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है आपकी पारसेक, दूरी मापने की जो है सबसे बड़ी इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्फेरोमीटर क्या है। स्फेरोमीटर क्या होता है फ्रेंड्स? कि जो है स्फेरोमीटर से किसी तरह की वक्रता मापने का यंत्र होता है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर से क्या मापा जाता है? जो वक्रता यानी कि जो टेढ़ापन होता है उसे मापा जाता है। बेलनाकार वस्तु का व्यास एवं गहराई मापने का यंत्र है। बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने का यंत्र क्या होता है? तो वो आपका होता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स जो होता है ये आपके बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने का यंत्र होता है वर्नियर कैलिपर्स। 1 किलोवाट आवर ऊर्जा का जूल में रूपांतरण मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका 3.6 इंटू 10⁶। ये आपका 1 किलोवाट ऊर्जा का जूल में रूपांतरण का मान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नुकीली कील को दीवार में ठोकने पर आसानी से दीवार में घुस जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कील जो है वो दीवार पर कम क्षेत्रफल घेरती है, क्योंकि वो नुकीली होती है, आगे से उसका एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है। वृत्ताकार पथ में किए गए कार्य का मान होता है, क्या होता है? शून्य होता है। वृत्ताकार पथ में जो भी कार्य किया जाता है उसका मान क्या रहेगा? शून्य रहेगा। जब बल तथा विस्थापन की दिशा समान हो तो क्या होगा? नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया में मंदक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। तो प्रयोग में क्या लिया जाता है? भारी जल जो D2O होता है तथा ग्रेफाइट छड़ होती है, ये नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया में मंदक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। भारी जल D2O तथा ग्रेफाइट की छड़। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि m द्रव्यमान की धातु जब स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? वो क्या होगा? घट जाएगा स्थितिज ऊर्जा का मान। जब m द्रव्यमान की वस्तु जो होगी वो स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? वो घट जाएगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा t समय में किया गया कार्य W हो तो उसकी शक्ति होगी। अगर कोई भी काम है वो t समय में किया गया है और कार्य है W, तो उसकी शक्ति क्या होगी? उसकी शक्ति होगी W/T, यानी कि पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क अपॉन टाइम। अगला क्वेश्चन है कि यदि 40 kg द्रव्यमान वाली कोई लकड़ी होगा, ठीक है, 160 वॉट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, लड़की ही है वो, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? फ्रेंड्स, तो वो 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। इसका न्यूमेरिकल ये है, अगर आप लोग का न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट है तो आप देख लीजिए एक बार कि जो है, मान लो लड़की है
तो उसकी हाइट कितनी है, h मीटर है, और वो ऊंचाई पर चढ़ेगी तो शक्ति कितनी है, शक्ति होती है स्थितिज ऊर्जा यानी कि आपकी स्टैटिक एनर्जी बटे समय। ठीक है, तो आपका द्रव्यमान कितना है, 40 kg है, समय कितना लगेगा, 20 सेकेंड लगेगा। ठीक है, और शक्ति कितनी होगी, 160 की शक्ति से चढ़ रही है वो, तो आप जो शक्ति की जगह 160 रख दो, और आपका द्रव्यमान कितना है, W यानी कि आपका है 40, और आपका जो समय लग रहा है वो है 20 सेकेंड, वो नीचे आएगा। दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से क्या हो सकता है उस स्थिति में, तो दोनों ही जो है पहली गेंद जो है वो पहुंचेगी भूमि पर, ए पहले पहुंचेगी या फिर भूमि पर बी पहले पहुंचेगी। ए का द्रव्यमान है 10 और बी का द्रव्यमान है 1, तो बताइए कौन सी पहले पहुंचेगी। उनको समान ऊंचाई से 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो वो दोनों ही जो है वो एक साथ भूमि पर पहुंचेंगी। ठीक है, दोनों जो गेंदें हैं ए तथा बी भूमि पर एक साथ पहुंचेंगी। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि दोनों गेंदों का समान ऊंचाई 20 मीटर से गिराया गया है, और प्रारंभिक वेग जो है वो u कितना है, 0 है। गति समीकरण गुरुत्वीय गति के लिए होता है आपका v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v होता है आपका अंतिम वेग, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 2gh, u इज इक्वल्स टू 0। v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट इधर आएगा तो अंडर रूट 2gh हो जाएगा। चूंकि दोनों गेंदों के लिए ऊंचाई कितनी है, 20 है, तथा अंतिम वेग का सूत्र ये होता है। ठीक है, तो दोनों गेंदों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, अतः दोनों गेंदें जो है वो समान वेग से एक साथ भूमि पर गिरेंगी। चंद्रमा पर अगर ये निर्वात की स्थिति में होगा फ्रेंड्स, ये अगर निर्वात होगा तो जो है दोनों गेंदें एक साथ भूमि पर आएंगी, अगर निर्वात नहीं होगा तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर आएगा कि चंद्रमा पर मानव का भार पृथ्वी के भार से कम होता है, बिल्कुल सत्य कथन है। फिर चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के g के 1/6वां भाग होता है, बिल्कुल सत्य वचन है फ्रेंड्स। तो कथन ए और कथन कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है, बिल्कुल सत्य। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोसों में रेखीय प्रसार तथा आयतन प्रसार होता है, द्रव तथा गैस में केवल आयतन प्रसार होता है। ठोसों में रेखीय प्रसार होता है और आयतन का प्रसार होता है, और जो गैस होती हैं और जो लिक्विड होते हैं उनमें केवल आयतन का प्रसार होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों ही सत्य है, क्योंकि गैस और द्रव जो होते हैं लिक्विड होते हैं, इनमें केवल आयतन यानी कि वॉल्यूम का प्रसार होता है, लेकिन जो आपके ठोस होते हैं उनमें रेखीय प्रसार भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जल के आयतन में क्रमशः क्या होगा। उसका 0 से 4 डिग्री पर जाएंगे तो आयतन जो है वो बढ़ेगा, कमी आएगी 0 से 4 जाने पर, क्योंकि उसका घनत्व जो होता है वो कम होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जल को गर्म करने पर आयतन में क्या होगा, कमी आती है एवं घनत्व में वृद्धि होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बाद जल सामान्य व्यवहार करता है, जिससे आयतन में वृद्धि तथा घनत्व में कमी होगी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो होता है वो सर्वाधिक हो जाता है। कोई भी निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय के साथ में ऊष्मीय साम्य में हो तो सत्य कथन बताइए। कोई भी निकाय है वो ए और बी जो है किसी तीसरे निकाय के साथ में, दो निकाय है आपका ए और बी, वो किसी तीसरे निकाय के साथ में ऊष्मीय साम्य में हो तो सत्य क्या होगा कि जो है ए और बी दोनों ऊष्मीय साम्य में नहीं है। दूसरा है कि ए और बी दोनों ऊष्मीय साम्य में है, तो दूसरा सही है। ए और बी दो निकाय हैं, ए और बी किसी तीसरे निकाय के साथ में ऊष्मीय साम्य में हो तो सत्य कथन हमें क्या मिलेगा कि दोनों ही ऊष्मीय साम्य में होंगे। अगला देखते हैं कि 1 kg पदार्थ का ताप जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है, तो उसे कहा जाता है विशिष्ट ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, ऐसा वो कैसे कर पाती है, क्योंकि उसमें हमें बताना है कि इनमें कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है कथन सही है, तो इसमें जो है आपका
ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों की को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। बिल्कुल गलत है। ओजोन जो हमें यूवी रेज से बचाती है, ना कि ये, ठीक है। और रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? दीर्घ होता है, ठीक है। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आयन मंडल में आपका अलग अलग लेयर्स बनी होती हैं इस तरीके से, EFGH, ठीक है। तो ये जो लेयर्स होती हैं, ये जब आपकी वेव्स जाती हैं कोई कम्युनिकेशन के लिए, रेडियो वेव्स, तो उन्हें रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, जिससे आपको क्या होता है, आपको आपका संचार हो पाता है, ठीक है। तो इसका मेन कारण ये है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आप लोग को अगर ये लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी करवा रही हूँ तो कमेंट कीजिएगा, मैं पूरे डिटेल में भी करवाऊंगी, ठीक है। अभी आप लोग का एग्जाम पास में है, इसलिए बस जल्दी जल्दी आपको करवा दे रही हूँ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मेटावर्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन क्या है? यह व्यक्ति के ऑनलाइन और वास्तविक जीवन आधारित क्रियाकलापों के मध्य अंतर में वृद्धि करता है, ठीक है। जो मेटावर्स होता है, ये क्या करता है कि ये व्यक्ति के ऑनलाइन और वास्तविक जीवन जो होता है, उसमें जो भी क्रियाकलाप में डिफरेंस होता है, उनके मध्य में अंतर में जो क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है मेटावर्स। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हमें इसमें क्या बताना है, कौन सा सत्य है, ठीक है। तो देखो, कूलॉम बल दोनों आवेशों के समानुपाती होते हैं, ये सत्य है कि असत्य है? कूलॉम बल ये असत्य है, सॉरी सत्य है। फिर दूसरा है कि कूलॉम बल दोनों आवेशों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कूलॉम बल, ठीक है, दोनों जो है वो चार्ज की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या इसमें इसका आंसर क्या है कि ये दोनों ही आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तारों का प्रतिरोध व गलनांक होता है। जो विद्युत फ्यूज होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, इसमें जो आपके तार यूज होते हैं, उनका रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बताइए। विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार जो होता है, फ्यूज का मतलब ये समझ लो, जो फ्यूज का वायर होता है ना, उसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस तो रहता है बहुत हाई और गलनांक रहता है बहुत लो, ताकि जब भी शॉर्ट सर्किट हो तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो अंदर पास ना कर पाए। और गलनांक लो होने का मतलब ये है कि जैसे ही हाई रेजिस्टेंस आएगा तो वायर गल करके टूट जाएगा, जल जाएगा, जिससे कि आपका करंट का फ्लो रुक जाएगा और अंदर के सारे डिवाइसेस सुरक्षित बच जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है कि उच्च प्रतिरोध होता है और न्यून गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार है भाई? देखो, हमें निकालना है, सत्य निकालना है। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, और एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके क्या है, सत्य है। कि कोई भी एक पॉइंट है, वहां से आप पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट तक ला रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक है। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उसको इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने के लिए किया गया जो कार्य होता है वो विभव होता है। तो आपका दोनों ही सत्य है। फ्रेंड्स, हमने देख लिए हैं 735 क्वेश्चंस। अब इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप आप सबको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है और क्या नहीं।